आपका एग्जाम चाहे ग्रुप डी का हो और या फिर पीसीएस का, लेकिन ऑर्डर टेस्ट एक ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर से कम 2 प्रश्न यानी कि 4 नंबर आना बहुत ज़रूरी है, हर हालत में आता है। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ में आपकी आज 4 नंबर की जो तैयारी है उसको कराने वाला हूं। यहां से मैं आज स्टार्ट कराता हूं ऑर्डर टेस्ट, और इस ऑर्डर टेस्ट में आपको मैं बताऊंगा कि किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो सारे प्रश्नों को मैं 1 बाय 1 आपकी तैयारी कराने वाला हूं। बहुत अच्छे से आपकी यहां पर तैयारी हो जाएगी, हर एक प्रश्न का आप मतलब समझ पाएंगे, हर एक प्रश्न को आप कायदे से सीख पाएंगे कि किस किस टाइप के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए, हम पहला यहाँ पर जो टाइप पढ़ेंगे वो होगा कुल संख्या पर आधारित। मतलब यहाँ पर कुछ इस टाइप के सवाल दिए जाएंगे जिनमें एक पंक्ति में कोई भी कंडीशंस दे रखी होंगी, लेकिन पूछा होगा कि इस कक्षा में कुल या पंक्ति में कुल कितने छात्र या लोग हैं। ठीक है, ये पूछा जाएगा। और इसके बाद देखिए अगला है हमारा पंक्ति में स्थान पर आधारित। तो कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि टोटल संख्या दे रखी होती है, लेकिन पूछा जाता है कि इसमें मोहन का, शीला का, राधा का, इनका स्थान दाएं या बाएं से कौन सा होगा, ये पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको सेकंड टाइप पढ़ना पड़ेगा। थर्ड टाइप में हम बताएंगे कक्षा में रैंक पर आधारित। देखिए कक्षा में उसका स्थान क्या है और उसकी रैंक क्या है, इन दोनों में काफी डिफरेंस होता है, क्योंकि रैंक में हमें उल्टा चलना पड़ता है। चलिए खैर ज्यादा डिटेल में हम उसी समय बात करेंगे। इसके बाद हम चौथे नंबर की बात कर लेते हैं, 2 व्यक्तियों के बीच की संख्या पर आधारित, जहां पर 2 व्यक्तियों के बीच की संख्या निकलवाई जाती है। कुछ इस तरह के प्रश्न भी मिलते हैं। इसके बाद आता है स्थान बदलने पर आधारित, या फिर एक और रह गया पंक्ति में कुल व्यक्ति। देखिए कुल संख्या हमने यहां भी पूछी थी और कुल संख्या हम यहां भी पूछ रहे हैं, लेकिन यहां पर जो कुल संख्या पूछी जाएगी उसमें कंडीशन दे रखी होगी कि कम से कम संख्या कितनी होगी। मतलब यहां पर डेफिनेट ओवरलैपिंग होगी। तो जो नए बच्चे हैं उनको शायद मेरी ये भाषा समझ में नहीं आ रही होगी कि ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, लेकिन सवाल जब सामने आएगा डेफिनेट आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगला रहेगा हमारा स्थान बदलने पर आधारित, जहां पर ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचता, यहां तक कि मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्स भी देखे हैं जिनमें रीजनिंग नहीं आती, तो मैथमेटिक्स में ये वाला जो क्वेश्चन है वो रखा हुआ मिला था। मैथमेटिक्स में जिसमें रीजनिंग नहीं आई थी उसमें मैथमेटिक्स में ये वाला क्वेश्चन रखा हुआ मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ इस टाइप का सवाल रहेगा जिसमें कहा जाएगा ए का स्थान दाएं से ये है, बाएं से ये है, और वो अपना स्थान बदल लेते हैं, बदलने पर कुछ बदलाव आ जाता है, तो इसका दाएं से बाएं से या फिर इसमें टोटल संख्या बताइए। कुछ इस तरह के प्रश्न इसमें रहेंगे। इसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, 7वें टाइप का प्रश्न रहेगा। कई बुक्स में तो इस पे पूरा एक चैप्टर ही बना दिया गया है, और इसमें क्या देखेंगे हम लोग, जहां पर एक बहुत सारी संख्या लोगों की दे रखी होगी, जिसमें एक तुलना की गई होगी कि 2 लोगों में ये आयु के आधार पर या सुंदरता के आधार पर, वजन के आधार पर, लंबाई के आधार पर आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन पहले नंबर पर आएगा, कौन दूसरे, या फिर कौन अंतिम नंबर पर आएगा, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप यहां पर सीखेंगे। ठीक है, बातें नहीं करो ताहिर, शांत रहो बिल्कुल। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, हमने इन सभी चीजों को अभी हम पढ़ेंगे 1 बाय 1, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं, अगर आप वीडियो पहला देख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहां से समझ में आ जाएगा, पिछली किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद अगर अगली वीडियो आपको देखनी है तो सब्सक्रिप्शन अगर होगा, सब्सक्राइब होगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और वहां से आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, और देखिए वीडियो को देखने के बाद और या फिर पहले लाइक जरूर करके जाइएगा। इस काम को, ये बहुत ज़रूरी काम है। तो ये कुछ ऐसे ज़रूरी काम है जो आपके लिए रहते हैं, और जो बाकी ज़रूरी काम है मैं कर ही रहा हूँ। तो जो आपका काम है वो भी आप जरूर करिए, समय से करिए, अपना भी कर्तव्य निभाते रहिए। यहां पर देखिए हम पहले प्रश्न की बात करेंगे। तो यहां जो हम बात करने वाले हैं, यहां पर सबसे पहले टाइप के जो प्रश्न रहेंगे कुल संख्या पर आधारित। चलिए ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न यहां पर क्या दिया है और उसका क्या मतलब है। देखिए मैं स्टार्टिंग में जो मैंने यहां लिखा था, जिसको मैं अब तक डिस्कस कर चुका हूं, इसका फिलहाल अब कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। और देखिए हम पहले प्रश्न पर आ गए हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है पहला, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे कोई भी प्रश्न आ जाते हैं, ये तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो कब मेहरबान हो जाए आप पे और किस चैप्टर से किस टाइप का प्रश्न रख दे, ये इसका कोई भरोसा नहीं होता। चलिए ठीक है, क्योंकि जब भी आएगा तो बराबर नंबर में भी आएगा, चाहे पहला आए या अंतिम आए। ठीक है, तो एक पंक्ति में दोनों छोर से गिनने पर चमन का स्थान 15वां है, तो बताओ कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। बिल्कुल सही से आप समझेंगे, विद कॉन्सेप्ट समझेंगे।
देखिए कोई ये पंक्ति हो गई, ठीक है। अब इसमें दोनों छोर से गिनने का मतलब है एक दायां छोर होता है और एक बायां छोर होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं अगर पंक्ति हमारी कुछ इस तरह की है, जो सूची बनती है, जैसे सूची होती है ना, लिस्टेड किया जाता है, कुछ लोगों के नाम लिखे जाते हैं, तो ऊपर से और नीचे से ये सारी चीजें होती हैं। तो दोनों में ही कुछ एक जैसा ही चलेगा। यहां पर हम दायां बायां चलाएंगे, यहां पर ऊपर नीचे, लेकिन बात एक ही होगी, कॉन्सेप्ट एक होगा, मतलब एक होगा। तो यहां से देखिए अगर हम यहां पर वर्क कर रहे हैं तो हमारा जो राइट हैंड है यानी कि दायां हाथ है वो ये है। कौन सा हाथ है? दायां हाथ है। और बायां हाथ जो है वो आप देख पा रहे होंगे ये वाला बायां हाथ है, तो हम यहां पर लिखेंगे बायां या बाएं। तो अगर वो कहेगा दाएं से, इसका मतलब इधर से, बाएं से कहेगा तो समझ लीजिए इधर से, यानी कि हमारा दायां ये है, बायां ये है, ठीक है, जिसको हम राइट और लेफ्ट आर और एल से डिनोट करेंगे। डिनोट मतलब प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आर और ये हो गया एल, राइट लेफ्ट। अब आपको पता है यहां पर कि पहला जो प्रश्न है, अब या फिर सपोज करिए कि यहां पर ये दिया होता कि ऊपर से या नीचे से, तो ये ऊपर हो गया, अप और डाउन कह सकते हो, या फिर राइट लेफ्ट ही कर दीजिए, क्योंकि आपको तो आंसर से मतलब है। जब समझ में आ जाएगा तो अपना आर लिखने वाले ना एल लिखने वाले ना यू ना डी, कुछ भी नहीं लिखेंगे, आप सीधा सीधा आंसर निकालेंगे। सवाल में कुछ है ही नहीं, बहुत टाइम ले लिया ये समझ लो इस सवाल के हिसाब से हमने। देखिए क्या था कि दोनों पंक्तियों से दोनों छोर से गिनने पर किसी पंक्ति में चमन का जो नंबर है वो 15वां है। मतलब चाहे दाएं से गिन लो चाहे बाएं से गिन लो, उसका नंबर क्या रहेगा? 15वां रहेगा। तो बता दीजिए कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप एक फॉर्मूला लगाएंगे छोटा सा, कुल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। क्या लगाएंगे? टोटल बराबर दाएं से नंबर प्लस बाएं से नंबर माइनस 1। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, दाएं से भी 15वां है, लेफ्ट से भी यानी कि बाएं से भी 15वां है, माइनस 1 बराबर 29 आंसर हो जाएगा। लेकिन ये हमने एक माइनस क्यों कर दिया, जरा ये भी समझ लेते हैं। हमने यहां पर क्या करा कि दोनों को जोड़ करके एक को माइनस कर दिया। ये एक इसलिए माइनस किया, जैसे मैं अब दूसरे किसी सवाल पे आ जाता हूं, ये प्रश्न तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मान लीजिए ये कोई 5 व्यक्ति हैं, जिनमें से एक आप भी हो सकते हैं। ये कोई 5 व्यक्ति हैं और इन 5 व्यक्तियों में अगर हम चेक करें कि इधर से गिनने पर ये वाला जो व्यक्ति है इसका नंबर क्या है, तो यहां से गिनने पर इसका नंबर क्या होगा? तीसरा नंबर होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। और जबकि इधर से गिना हमने इसको, तो इसका नंबर क्या हुआ? पहला, दूसरा और तीसरा। अगर दोनों साइड से गिनने पर किसी एक व्यक्ति का नंबर तीसरा तीसरा आ रहा है, तो ये बिल्कुल इसी के जैसा सवाल तो हुआ। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हम किसी एक व्यक्ति को दोनों साइड से गिन रहे हैं और नंबर क्या आ रहा है? 3 और 3। लेकिन इस पंक्ति में वास्तव में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहां पर 3 और 3 6 हुआ, तो 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही व्यक्ति को दो बार गिन रहे हैं। हमने इसी व्यक्ति को दाएं से भी तीसरा गिन लिया, इसी व्यक्ति को हमने बाएं से भी तीसरा गिन लिया। तो इसीलिए हम यहां पर क्या करेंगे? दोनों को जोड़ करके किसी एक, अब एक जो कॉन्सेप्ट है उस पर आ जाइए, क्योंकि आगे भी सारे सवालों में इसका यूज होगा। मतलब ये हुआ, जब हम किसी एक पंक्ति की बात करेंगे और उस पंक्ति में अगर किसी एक पॉइंट पे, किसी एक जगह पर, एक बिंदु पर अगर हमें दाएं और बाएं की स्थिति पता है, तो हम दोनों को जोड़ करके -1 कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस पंक्ति में टोटल बिंदु कितने हैं, मतलब कितने लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहां से पता चलेगी। तो सिंपल सा प्रश्न हो गया। आपको क्या करना था? 15 + 15 -1 करना था, क्योंकि दाएं से बाएं से दोनों साइड से इसका नंबर 15 आ रहा था, हमने -1 कर दिया, आंसर आ गया। चलिए ठीक है, पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और देखिए जो अगला प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है, सारे प्रश्न देखिए पहली क्लास है, आप समझते हैं, सारे प्रश्न सिंपल लिखे हुए हैं यहां पर। और देखिए दूसरा हम सवाल कर लेते हैं। एक छात्र का स्थान एक सूची में ऊपर से 27वां है और नीचे से भी 27वां है। मतलब ये कोई छात्र रहा, अगर ऊपर से गिने तो भी 27 और नीचे से गिन रहे हैं तो भी 27, तो इसमें कुल कितने हो जाएंगे? तो देखिए ऊपर से भी 27, नीचे से भी 27 -1, कितना आंसर हो जाएगा? 27 27 54 हुआ, 54 से 1 माइनस कर दिया तो 53 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये बिल्कुल ठीक आंसर आपको मिल गया। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा, अब तो आसान लग रहा होगा। एक पंक्ति में हिमांशु का स्थान दाएं से 11वां तथा बाएं से 17वां है। देखिए एक पंक्ति में हिमांशु का जो स्थान है वो दाएं से कौन सा है? 11वां। चलिए ठीक है, एक पंक्ति बना लेते हैं। अब कह रहा है कि दाएं से 11वां है, तो देखिए इधर से 11 नंबर पर आता है हिमांशु। देखिए सवाल को
जब आप बनाना शुरू करें, उसकी जब फिगर बनाएं तो कुछ इस तरह से बनाइए कि बार बार आपको सवाल ना पढ़ना पड़े। क्या था, दाईं ओर से देखिए मैंने एरो लगा दिया, मतलब इधर से ये वाला जो नंबर है 11वां है, नाम इस बच्चे का क्या है, हिमांशु है, ठीक है। तथा बाएं से 17वां है, मतलब यही हिमांशु की बात हो रही है, और बाएं से यही नंबर जो है वो क्या है, 17वां नंबर है। इस बार दोनों को सेम नंबर नहीं दिया, मतलब व्यक्ति बिल्कुल बीच में नहीं बैठा है, इस बार बीच में नहीं है, थोड़ा आगे पीछे बैठा हुआ है। तो यहां से अगर आप टोटल निकालेंगे तो टोटल क्या निकल के आएगा, आपको करना पड़ेगा राइट से नंबर इसका 11वां प्लस इसका नंबर लेफ्ट से -1, क्या करना पड़ेगा, राइट प्लस लेफ्ट -1। आपको पता है इसकी राइट से, इसकी दाएं से जो पोजीशन है वो 11वीं है, जबकि इसकी बाएं से जो पोजीशन है वो 17वीं है, तो उसमें से एक माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 11 और 17 कितना हुआ 28, 28 से एक चला गया तो 27 आंसर हो जाएगा। देखिए हमने इसमें ले रखा है एक आंसर, ठीक है। तो इसके बाद जब तीसरा सवाल समझ में आ गया है तो फिर चौथे सवाल पे आ जाते हैं, और पांचवा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, तो अभी कहीं भी मत जाइएगा, वीडियो को देखते रहें, अगले और भी प्रश्न मिलेंगे, बहुत अच्छे प्रश्न लिए जाएंगे अब आगे। देखिए चौथा जो सवाल है, एक कतार में राहुल दाएं से 5वां तथा दीपक बाएं से 17वां है। यहां पर देखिए अब एक कतार में, अब तक पिछले सवाल में क्या था, एक कतार में एक ही व्यक्ति था, चाहे उसका जो भी नंबर था, लेकिन एक ही व्यक्ति था। लेकिन अब क्या हुआ, अब पंक्ति में आ गए दो लोग, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गई आपकी पंक्ति, एक कतार में राहुल दाएं से 5वां है, यहां से यानी दाईं तरफ से अगर देखें तो 5वें नंबर पर आता है राहुल। अब उसने क्या बोला कि दीपक जो है वो बाएं से 17वां है, तो दीपक जो है वो इधर से क्या नंबर है उसका, 17वां नंबर है, इधर से 17वां नंबर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सिंपल सा ही बोला है उसने कि उनके बीच में 3 लोग और बैठे हैं, ये हो गया। तो अब देखिए सवाल साफ है, बिल्कुल जैसा थ्योरी थी आप पढ़ सकते हो कि किसी एक पंक्ति में दाईं ओर से राहुल 5वें नंबर पर है, दीपक 17वें नंबर पर है, उन दोनों के बीच में 3 लोग कोई और बैठे हैं। तो बताइए कि इस पंक्ति में टोटल कितने हैं। तो अब देखिए यहां पर हर जगह आप राइट प्लस लेफ्ट नहीं लगाएंगे, अगर राइट प्लस लेफ्ट बनाएंगे तो फिर 2-3 वीडियो बनने का कोई मतलब ही नहीं था, एक ही बार में बात खत्म हो जाती। तो आप क्या करेंगे, देखिए सामने नजर आ रहा होगा आपको कि जब आपको इसमें टोटल लोगों की संख्या बतानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये 17 जोड़ना पड़ेगा, प्लस 3 भी जोड़ना पड़ेगा और ये भी जोड़ना पड़ेगा। तो आपका आंसर रहेगा 17 प्लस 3 प्लस 5, तो ये आंसर हो जाएगा 25। किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए। अब देखिए इसी प्रश्न में ये मत सोचना कि इसमें क्या ओवरलैपिंग नहीं हो सकती थी, जब ओवरलैपिंग होगी तो वो कंडीशन देगा, ठीक है, परेशान ना हो, एक एक करके सारी चीजें आ जाएंगी। फिलहाल आपको सिंपल सा बोला था, कोई उसमें घुमाया नहीं था, कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं थी जिसमें हम ओवरलैपिंग की बात करें। अगर उसने ये कह दिया होता इसी सवाल में कि दीपक जो है वो राहुल के बाईं ओर है या मतलब दाईं ओर है, तो हम ओवरलैपिंग कर देते। खैर ओवरलैपिंग की बात अभी नहीं करते, चौथे 5वें नंबर पे आ रही है हमारे हिसाब से ओवरलैपिंग, ठीक है, तो वो अगली क्लास में रहेगी। चलिए ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई ये बता दो। एक कतार में राहुल जो था दाएं से 5वां था, दीपक बाएं से 17वां था, दोनों के बीच में 3 लोग और बैठे थे, तो 17 प्लस 5 प्लस 3 ये हमने कर दिया, आंसर 25 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा है प्रेम शंकर, चलो अच्छी बात है। देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न है, और देखिए जो लोग अभी मुझे ऑनलाइन पढ़ रहे देख रहे हैं उनको एक बात बता दूं, आज ये जो क्लास है अभी 2-3 पिछले कई दिन से एक समस्या आ रही है कि वीडियो में थोड़ी सी अजीब टाइप की एक आवाज़ आ रही है। हालांकि ब्लरिंग वगैरह भी कभी आ रही है तो उसको तो हम इम्प्रूव कर लेते हैं, लेकिन एक आवाज़ आ रही है जिसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो रीज़न है इसके माइक का, और माइक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये माइक सिर्फ ऑनलाइन ही मिलता है, ऑफलाइन नहीं मिलता, मतलब ऐसे ही मार्केट में नहीं आ रहा है। और सीधी सी बात है कि अभी शहर पूरा बंद भी है, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑर्डर कर दिया है, और एक नहीं 2-2 माइक मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। जैसे ही आ जाएंगे तो सारी वीडियोस में जो आपकी जो ये आवाज़ वगैरह का जो है ये भी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी, अच्छी आवाज़ मिल जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि इस समय रिकॉर्ड हो रही है वो आवाज़ सही है या नहीं है, लेकिन आप वीडियो देखते हैं तो पिछली कई वीडियोज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल परेशान ना हो। 5वां प्रश्न देख लें। एक कक्षा परीक्षा में विशाल उत्तीर्ण सूची में, ये देखिए इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझिएगा। एक कक्षा परीक्षा मतलब कोई एक परीक्षा है, नहीं हमें अभी चौथा प्रश्न करना है,
चौथा तो हो गया भाई, चौथे का आंसर हम 25 लाए थे। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया था, चलिए कोई बात नहीं, हम फिर 5वें प्रश्न पे ही आते हैं। एक कक्षा परीक्षा में विशाल उत्तीर्ण सूची में 16वां है, मतलब एक कक्षा में कोई परीक्षा हुई, उस परीक्षा में विशाल का जो नंबर था उत्तीर्ण वाले छात्रों की सूची में, मतलब जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो पास हो गए थे, उन बच्चों की सूची में इसका 16वां नंबर है। मतलब जो बच्चे पास हुए थे उन बच्चों में विशाल का नंबर 16वां है, ठीक है। और नीचे से, मतलब ऊपर से विशाल का नंबर 16वां होगा क्योंकि उनको लिस्टेड किया गया होगा, उनकी लिस्ट बनाई हुई, भाई ये व्यक्ति पास हो गया, ये पास हो गया, ये पास हो गया, तो 16 नंबर पे कौन आ गया? विशाल आ गया 16 नंबर पे। और विशाल का जो नीचे से नंबर है वो इसका नंबर है कितना है? 27, ठीक है। तो ऊपर से इसका नंबर 16वां हो गया और जबकि नीचे से इसका नंबर क्या है? 27 है, मतलब किसी पंक्ति में इसका नंबर नीचे से 27वां है, ऊपर से 16वां है। ये पंक्ति जो है, ये इस पंक्ति की बात की जा रही है, वो पास वाले बच्चे हैं, ना कि फेल वाला इसमें कोई बच्चा नहीं है। तो इसमें सारे के सारे बच्चे पास वाले हैं। अब देखो, जब किसी पंक्ति में ऊपर से 16वां है, नीचे से 27वां है, वो भी पास वाले, तो आप बता सकते हो ना पास वाले बच्चे कितने हैं? यहां से निकल आएगा ना पास वाले कितने बच्चे हैं। चलिए ठीक है, अब आपने पास वाले बच्चे निकाल लिए। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि 8 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी, इसका मतलब 8 छात्र और भी थे जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी, और 10 बच्चे फेल भी हो गए, यानी ये भी थे इस क्लास में। तो कुल मिला के जितने पास हो गए उनसे 18 बच्चे और ज्यादा थे, क्योंकि 10 बच्चे तो फेल हो गए और 8 बच्चों ने परीक्षा नहीं दी, इसका मतलब 18 बच्चे और भी थे। तो आपसे पूछा जाएगा कुल छात्रों की संख्या क्या है, तो पास वाले प्लस फेल वाले प्लस परीक्षा में ना बैठने वाले, ठीक है। तो परीक्षा में कुल कितने बच्चे थे वो यहां से निकल आएगा। खैर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, एक परीक्षा में क्या था कि ऊपर से क्या नंबर था इसका विशाल का? 16 नंबर था और नीचे से इसका नंबर था 27। हमने टोटल निकाल लिया, ये टोटल हम निकाल रहे हैं पास वाले बच्चे, ठीक है। ये पास वाले निकल के आएंगे क्योंकि पास वालों की बात हो रही है, इसमें फेल वालों की बात नहीं हो रही। तो देखिए टोटल कैसे निकालेंगे? 16 प्लस 27 माइनस 1 करेंगे, ठीक है। तो 16 और 27 को जोड़ देंगे 43 हो जाएगा, 1 घटा दिया 42, यानी 42 बच्चे हो गए पास। अब 8 बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने परीक्षा दी नहीं और 10 बच्चे ऐसे हो गए जो फेल हो गए। तो इसका मतलब टोटल बच्चे आपकी क्लास में टोटल बच्चे 60 थे, उन 60 में से 8 परीक्षा में बैठे नहीं, इसका मतलब कितने बैठे? उस परीक्षा में कितने बैठे? 52 बच्चे बैठे थे। और उन 52 बच्चों के बैठने के बाद भी 10 बच्चे ऐसे रहे जो फेल हो गए। तो 52 में से अगर 10 फेल हो गए तो फिर पास कितने हुए? तो आंसर आ जाएगा 42, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है? ठीक है, तो ये समझ लीजिए यहां से आपका आंसर जो रहेगा, क्या आंसर हो जाएगा? 60 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 42 बच्चे वो थे जो पास हो गए थे, 8 बच्चे परीक्षा में बैठे नहीं, मतलब परीक्षा देने नहीं गए, और 10 बच्चे ऐसे हो गए जो परीक्षा में तो थे लेकिन फेल हो गए। तो इस तरह से टोटल बच्चे क्लास में 60 थे। ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छे सवाल थे और समझ में आ गए हैं। तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं और अगले प्रश्नों को ले लूं। तो ये देखिए मैंने अगले प्रश्नों को यहां पर ले लिया है, जिनमें से आपका पहला जो प्रश्न है, यानी जो छठा प्रश्न है इस क्लास का, वो ये सामने रखा हुआ है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में गुड्डू का स्थान 16वां। देखिए सवालों का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है और अच्छे प्रश्न है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में गुड्डू का स्थान 16वां है तथा अंत से 28वां। तो ये अभी जो सवाल आपने किया था पिछला, जस्ट बस उसी के तरह ये सवाल है, बस उसी को कॉपी करने की कोशिश की गई है। एक जैसी सवाल है दोनों। एक परीक्षा में उत्तीर्ण लोग, ठीक है, तो उत्तीर्णों की अगर हम बात करें तो गुड्डू जो है, गुड्डू ये ऊपर से रह गया 16वां और नीचे से गुड्डू का नंबर क्या है? 28वां। तो इस तरह से टोटल जो बच्चे रहेंगे, जो पास वाले टोटल बच्चे रहेंगे, उनकी संख्या क्या हो जाएगी? 16 प्लस 28 माइनस 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 43। 8 से 14 यानी 43, ठीक है। तो ये पास वाले बच्चे हो गए 43। अब जब पास वाले बच्चे 43 निकाल लिए, फिर उसने क्या बोला है? 6 लोगों ने प्रतिभाग नहीं किया, यानी 6 लोग जो है उसमें शामिल हुए नहीं, एब्सेंट हो गए, और 5 लोग फेल हो गए। तो 5 और 6 11 लोग और थे इस क्लास में। इसका मतलब यहां से आंसर हो जाएगा 54, यानी 54 बच्चे थे। और अलग अलग लिख लेते हैं, चलिए 54 बच्चे थे और उन 54 बच्चों में से 5 लोग परीक्षा में शामिल नहीं हुए, सॉरी 6 लोग शामिल नहीं हुए,
5 लोग फेल हो गए, 43 लोग पास हो गए। तो ये देखिए पूरा वर्गीकरण हमने कर दिया 54 लोगों का। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी अभी जस्ट हमने पिछला जो सवाल था वो भी ऐसा ही किया था। और यहाँ देखिए 7वां जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो एक ऐसा सवाल यहाँ पर बना हुआ है जो हर किताब में, जिस किताब में भी देखोगे ये सवाल सेम मिलता है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो आपकी परीक्षा रहेगी, परीक्षा में भी अगर वो किसी किताब से बनाएगा, और देखिए आजकल जो पेपर आता है उस पेपर में करीब 60% जो कंटेंट होता है, काफ़ी ऐसी परीक्षा रहती है जिनमें 60% पेपर जो होता है वो किताबों से ही छापा जाता है। ये आपने अच्छे से देखा होगा, लेकिन वो बात अलग है कि आपकी वाली किताब से नहीं छापा जाता, किसी दूसरी किताब से बनता है। ठीक है, तो बनता लेकिन किताबों से ही है। ये जिनने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी जिस व्यक्ति ने, वो इन चीज़ों को समझ पाएगा कि आजकल जो पेपर है वो किताबों से छपने लगा है। और अगर आपने किसी ने भी ध्यान दिया हो तो ऐसे देखिए, वीडियो 2016 पूरा ल्यूसेंट से हिंदी, 40 क्वेश्चन पूरे ल्यूसेंट से हिंदी के आए थे, एक भी विकल्प तक नहीं बदला था। यहां तक कि एक ऐसा प्रश्न जिसका आंसर वहां पर गलत छपा हुआ था तो वो तक उन्होंने सेम छाप दिया था। ठीक है, तो एक भी प्रश्न उसमें बदला हुआ नहीं था। 2013 मेंस की अगर बात करें तो पूरा एक किताब से रीजनिंग के 120 सवाल मास्टर रीजनिंग से छपे हुए थे। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि मैं बहुत सारे प्रश्नों को मैंने देखा है। अभी सुपर टेट का एग्जाम हुआ, सुपर टेट में RS अग्रवाल का जो सवाल एक आया था LCM HCF का, वो सेम सवाल RS अग्रवाल का, सेम आंसर सेम ऑप्शन। UPSI 2011 RS अग्रवाल का सरलीकरण से सेम 2 सवाल। तो ऐसे प्रश्न रहे हैं। और एक आयतन का सवाल था, बिल्कुल सेम सवाल थे। KP सिंह से एक रीजनिंग का सवाल था 3 से 4 बजे के बीच वाला, सेम सवाल सेम ऑप्शन। तो ऐसा बहुत सारा होता है, इसलिए आप सवालों पर ध्यान दें। पैटर्न तो समझना ही समझना है, लेकिन सवाल भी कई बार एज इट इज आ जाते हैं। तो ठीक है, एज इट इज जब सवाल आएंगे तो वो आपका बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। वहां पर सवाल को आप देखेंगे और आंसर लगा देंगे। देखिए 7वां जो प्रश्न है, यहां पर लड़कों की एक पंक्ति में रमन दाएं से 16वां है। देखिए ये रही एक पंक्ति और इसमें दाएं से रमन हो गया 16 नंबर पर। ठीक है, और दीपक जो है वो बाएं से 16वां है। चलिए भाई, दीपक है वो भी बाएं से 16 नंबर पर आता है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये भी 16 बच्चे हो गए इधर और ये भी 16 हो गए। अब उसने एक बात और कह दी है कि इनकी बीच में कुल संख्या का 1/3 छात्र और है। मतलब इन दोनों के बीच में, यहां से यहां तक, इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं? टोटल संख्या का 1/3। अब देखो, अगर हम यहां पर देखिए, मैंने ऑप्शन, हालांकि किताब में अलग ऑप्शंस थे, किताब वाले ऑप्शंस पे अगर जाएं तो सीधा सीधा आंसर हमारा निकल आएगा। कुछ ऐसे आंसर थे जहां से मैंने ये सवाल कॉपी किया। क्या था उसमें? सिर्फ 48 आंसर था। हम सीधा सीधा 48 लगा सकते थे। क्यों लगा सकते थे? क्योंकि उन्होंने आंसर दिए थे 48, 53, 52 और 49। ठीक है, कुछ इस तरह के थे, बल्कि एक था उनमें से कोई नहीं, इस तरह के ऑप्शन दे रखे थे। अब आप बताओ, पूरी संख्या का, टोटल संख्या का जब आप 1/3 निकालोगे तो 1/3 निकलना चाहिए ना। तो 53 का तिहाई होता नहीं, 52 का तिहाई होता नहीं, सिर्फ 48 का तिहाई होता है। तो ये आंसर जो था, यहां पर आप बिना सवाल को पढ़े, ढंग से सवाल पढ़ते भी नहीं तो भी आंसर निकल आता। लेकिन मैंने यहां पर चेंज कर दिए हैं। मुझे लगा सवाल का ऑप्शन मुझे चेंज कर देना चाहिए। तो अब देखिए यहां पर मान लीजिए हमने 45, क्योंकि ये सवाल ऑप्शन से ही हो पाएगा, ऑप्शन से ही हो पाएगा और वैसे इतना आसानी से नहीं हो पाएगा। तो आप यहां पर करते हो 45, मान लीजिए आपने ले लिया यहां पर, तो 45 अगर ले लिया तो 45 का 1/3 कितना हुआ? 45 का 1/3 यहां पर कितना हो जाएगा? 45 का 1/3 15 हो जाएगा। तो आप यहां पर कह सकते हो कि पूरी संख्या का कितना है यहां पर? 15। अब एक बात आपको यहां पर जो मुझे समझानी थी उसको समझ लीजिए। हम यहां पर ये कह सकते हैं कि टोटल संख्या का 1/3 अगर यहां पर है तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये सारे प्रश्न यहां पर, सारे आंसर ही सही हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। मतलब अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये चारों आंसर सही हैं, चारों आंसर सही हैं। तो क्यों लगेगा? क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 15। लेकिन आपको लगेगा कि इसका तिहाई 15 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इसका तिहाई कितना हो जाएगा? 15। लेकिन फिर यह भी तो आपको देखना पड़ेगा कि अब जैसे अभी अभी आपने क्या सोचा कि इसका 45 आंसर हो सकता है, उसका 1/3 15 यहां हो जाएगा।
48 भी हो जाएगा, उसका 1/3 यहां आ जाएगा, 51 का भी 1/3 आ सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपको आंसर की जांच भी तो करनी पड़ेगी, तो चारों नहीं फिर एक ही आंसर फिर से रह जाएगा। कैसे? अगर आपने यहां पर 45 को मान लिया और 45 का तिहाई 15 यहां रखा, तो भाई इन तीनों को जोड़ करके भी तो 45 होना चाहिए। अगर तीनों को जोड़ करके 45 नहीं हुआ तो भी तो आपका आंसर गलत रह गया। तो अगर आपने इसको 15 लिया लेकिन तीनों को जोड़ा तो ये 47 हो गया। ठीक है, तो तीनों को जोड़ा 47 हो गया, तो समझ लो आपका आंसर सही नहीं आया। फिर आप ले लोगे इसमें से अगला आंसर चेक करोगे तो वो आएगा 48 और यही आंसर सही भी है। कैसे? 48 का तिहाई अगर लोगे तो 16 आएगा। फिर आप जरा जोड़ो इन सबको जोड़ने पर 48 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देखिए 16 + 16 + 16 यानी कि 16 × 48। अगर इन सबको हम जोड़ रहे हैं, मतलब दाएं वाले, बाएं वाले और बीच वाले, अगर सबको जोड़ रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? इसका 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो गया, ऑप्शन से ही समझने वाला सवाल था ये। अब अगला जो 8वां सवाल है, यहां पर देखिए 8वें सवाल से मैंने सवाल का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया और ये 8वां मैंने यहां पर इकलौता ही सवाल रखा है इस तरह का। समझने की कोशिश करेंगे, बढ़िया सवाल है। 8वां देखिए, एक पंक्ति में 38 छात्रों में से अशोक दाएं से 16वां है। 38 छात्रों में से टोटल 38 बच्चे हैं यहां से यहां तक, इसमें दाएं से 16 नंबर पर आ रहा है अशोक। क्या नाम है? अशोक जो है वो दाएं से 16वां है। दाएं से मतलब इधर से, दाएं से मतलब चलिए हाँ 20वां है, पता नहीं कहां दिमाग था, ऊपर वाले पे जा, वहां ज्यादा ही 16 दे रखे थे कुछ। एक पंक्ति में 38 छात्रों में से अशोक दाएं से 20वां है। तो देखिए हमने यहां पर लिख दिया दाएं से 20वां, तो ये क्या है? इस पंक्ति में दाईं ओर से 20वां है, जबकि टोटल कितने हैं? टोटल दे रखे 48। तो अगर 38 दे रखे, सॉरी यहां पर मैं बोल कुछ रहा हूं, लिख कुछ रहा हूं, चलिए ठीक है, 38 थे टोटल और 38 में से 20 जो है ये दाएं से इसका नंबर क्या आ रहा है? 20वां आ रहा है। तो पूछा जा रहा है कि भाई बाएं से इसकी पोजीशन बताइए। तो आपको देखिए यहां पर ना ये सारा कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब छोड़ दीजिए, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि इधर से इसका क्या नंबर होना चाहिए। या फिर आप ऐसे सोच लो, यहीं पर ऐसे भी कर सकते थे, ओरल भी कर सकते थे कि 20वां नंबर ये है और ये कितने हैं? 38। तो आप इसमें और कितना जोड़ो कि ये 39 हो जाए। वो -1 वो जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो -1 आप करते थे तो कब करते थे? टोटल संख्या निकालने के लिए, लेकिन टोटल संख्या वास्तव जितनी संख्या होती है उससे एक ज्यादा आता था। तो 20 में कितना और जोड़े कि 39 हो जाए? तो आपका जवाब रहेगा 19 जोड़े। तो अगर आप फिर उसको इस तरह से समझो कि दाएं से प्लस बाएं से -1 जब करोगे तो 38 आ भी जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, टोटल संख्या कितनी है? 38 बराबर राइट से इसकी पोजीशन क्या है, मतलब दाएं से इसका नंबर क्या आ रहा है? 20 प्लस बाएं से इसका नंबर क्या है हमें पता नहीं, -1। ठीक है, टोटल बराबर देखिए ऐसे तो निकालते थे, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट -1, तो टोटल हो गया 38, राइट प्लस लेफ्ट -1, तो राइट से 20 हो गया, लेफ्ट से पता नहीं है -1 हो गया। ठीक है, तो यहां से अब 38 में ये देखिए x ये रह गया, इसको हमने माइनस किया तो ये 19 रह गया, 19 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 19 निकल करके आ जाएगा। और वैसे भी तो ये एकदम ओरल ही हो गया था, बहुत टाइम ले लिया हमने इस सवाल में। क्या था, एक तरफ से 20वां है, हमें बनाना कितना है, टोटल है 38 है, मतलब हमें 39 बनाना है। तो अब सोचिए 39 बनाने के लिए 20 में कितना जोड़े, तो जवाब रहेगा 19 जोड़ना पड़ेगा। 20 और 19 मिला के 39 हो गया, -1 करने पर 38 भी हो जाएगा। तो एकदम सिंपल सा सवाल था ये। अब देखिए अगला जो हमने सवाल यहां पर लिया है वो बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत अच्छा सवाल है, एक तरह से ये थोड़ा सा रैंक टाइप का सवाल हो गया। जो अगला प्रश्न लिया है वो एक तरह से रैंक वाला सवाल है। और देखिए यहां तक हमने जितने भी सवाल पढ़ा दिए उन सारे सवालों को, हर तरह के पैटर्न को आज ही कर लेना, ठीक है, क्योंकि अगली क्लास जो आएगी उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लेंगे, तो इनको आज हर हालत में कर लीजिएगा। नवा सवाल यहां पर ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा है, आराम से समझना, धैर्य से। 45 छात्रों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। क्या है, 45 छात्रों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां नंबर है। चलो ठीक है, ये रही 45 बच्चों की एक श्रृंखला, उसमें एक बालक है कोई, उसका नंबर है 20वां, ठीक है, और ये टोटल कितने हैं, 45। समझने की कोशिश करना, हर हालत में समझ में आ जाएगा।
जब दो बालक और प्रवेश ले लेते हैं, बच्चे कितने थे अभी तक 45, दो ने और प्रवेश ले लिया तो कितने हो गए 47। पूरी कक्षा में तो 47 बच्चे हो जाएंगे, लेकिन उसने क्या कहा है, तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। मतलब दो बालकों ने प्रवेश लिया, लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये वाला जो छात्र है, ये एक स्थान नीचे आ गया। इसका नंबर क्या हो गया, ऊपर से 21वां हो गया। अब इसका नंबर 20वां नहीं रहा, इसका नंबर हो गया 21वां। भाई ऐसा कैसे हो गया, दो लोग शामिल किए गए लेकिन इसका नंबर 21वां कैसे हो गया? तो यहां पर दो बातें होती हैं। देखो, एक तो यह हो सकता था कि दो बालकों का प्रवेश हुआ और दो बालकों को नीचे ही यहां पर लिख दिया जाता, 45 के बाद 46 नंबर 47 नंबर। लेकिन आपको यह भी पता होगा, बड़े हो गए हो, काफी क्लासेस आपने पढ़ रखी है, आपको यह भी पता होगा कि अगर एक बच्चे का नाम आकाश हुआ तो उसे शुरू में ही ऐड करा जाएगा, क्योंकि ए वाले जो बच्चे होते हैं उनको शुरू में ऐड करा जाता है। और एक बच्चे का नाम मान लीजिए योगेंद्र हुआ तो उसे लास्ट में करा जाएगा, क्योंकि बाई वाले लास्ट में आते हैं। ठीक है, तो मतलब यहां पर यह है, उनको अल्फाबेट रखा गया होगा। तो ये जो बालक होगा ना, इसका कोई ऐसा नाम होगा जो बीच में आ रहा होगा ये। और एक बच्चे को, जब दो बच्चों को यहां पर शामिल किया गया इस लिस्ट में, तो एक बच्चे का जो नंबर था वो इससे पहले आया होगा और एक बच्चे का बाद में आया होगा। इसीलिए ये बालक एक स्थान नीचे खिसका, ना कि दो स्थान। ठीक है, बात समझ में आ गई? मतलब 45 लोगों में जब हमने दो लोगों को शामिल किया तो एक स्थान नीचे आने का मतलब है एक बच्चे का नाम तो इससे ऊपर लिखना पड़ा, क्योंकि ABCD के हिसाब से लिखा जाता है, और एक बच्चे का नाम इससे नीचे लिखना पड़ा। इसीलिए ऐसा हुआ कि जो एक स्थान नीचे आया, अगर दोनों के नाम सबसे नीचे जोड़े जाते तो ये ऊपर से 20वें नंबर पे रहता, ये ऊपर से 20वें नंबर पे रहता, ये किसी कीमत पे 21वें नंबर पे नहीं आता। लेकिन हुआ क्या, अगर दोनों बच्चों को शुरू में जोड़ दिया जाता तो इसका नंबर हो जाता 22वां। जब दोनों बच्चों को यहां स्टार्टिंग में जोड़ दिया जाता तो इसका नंबर 22वां हो जाता। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक होगा शुरू वाला, एक होगा लास्ट वाला, इसीलिए ये एक स्थान आगे बढ़ गया। अब देखिए, सिंपल सी बात ये हो गई, उन्होंने पूछा क्या है, उसका अंत से नया स्थान ज्ञात करो। अब देखिए, अंत से नया स्थान, भाई टोटल अब कितने हैं 47। अब इसका नंबर जो है शुरू से कौन सा है 21, अंत से नंबर कौन सा होगा पता नहीं, -1, जो नहीं पता वो x हो गया। टोटल 47 है, 47 में ऊपर से नंबर इसका 21वां है, नीचे से हमें पता नहीं है, -1 हो गया। तो यहां से x बराबर जो है 47 में से हम 20 से 1 गया, सॉरी 21 से 1 गया 20, तो 20 को माइनस कर देंगे यहां से, तो क्या निकल आएगा, x बराबर निकल आएगा आपका 27। दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, 27 आंसर आएगा इसका। ये देखो, बात समझ में आ गई? देखिए, अच्छा प्रश्न था। करना क्या था आपको कि बस एक बच्चे को बीच में जोड़ना था स्टार्टिंग में और एक बच्चे को लास्ट में जोड़ना था, एक रैंक आगे बढ़ गई। तो सिंपल सी बात हो गई कि किसी भी परीक्षा में, किसी भी सूची में इसका जो अपना नंबर है वो 21वां हो गया। जब इसका नंबर 21वां है और टोटल हो गए हैं 47, तो 47 में से अगर एक तरफ से 21 है तो दूसरी तरफ से निकालना, तो मैं शुरू से ही बता रहा हूं, पहले सवाल से बता रहा हूं, ये आपने निकाल लिया होगा। चलिए ठीक है, तो आज तक की जो अभी की जो क्लास है वो सिर्फ इतनी रहेगी और इसमें मैंने बहुत अच्छे प्रश्नों को लिया है। डेफिनेट आपको उम्मीद है मुझे कि यहीं से एक प्रश्न मिलेगा हर हालत में। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से करना, और इस क्लास को अगर अच्छे से कर लिया तो अगली वाली जो क्लासेस है ना वो बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी, एक एक करके सारा समझ में आ जाएगा।